वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है डी एंड एफ ब्लॉक सिस्टम। जी हाँ, तो बाकी बात कर लेते हैं। आज की क्लास में जो है हम इसी चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है आपको केमिस्ट्री के लिए फिफ्थ चैप्टर कह सकते हो, क्लास 12 के लिए, प्लस किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन जो पीरियोडिक टेबल है, इनसे सवाल तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो है डी एंड एफ ब्लॉक सिस्टम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। अब ये तत्व क्या है? तत्व को जो है हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल includes elements from group 3 to 12. These elements fill up the d orbitals across the four long row in the table. अब जैसे हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है डी एंड मतलब डी ब्लॉक के तत्व क्या है, यानी संक्रमण इसके तत्व क्या है, इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, these elements are placed separately at the bottom of table. We commonly call the element in the d block transition metal and the ones in the f block inner transition metal. अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के सिस्टम के बारे में आपको कहा गया है। जैसे अवधि सारणी के डी एंड एफ ब्लॉक के समूह जो लगभग 3 से 12 तक के तत्व शामिल होते हैं। अब ये तत्व जो है सारणी की 4 लंबी पंक्तियों में डी कक्षों को भरते हैं। दूसरी ओर एफ ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जहां 4f और 5 कक्ष भरे होते हैं, और इन तत्वों को सारणी के नीचे भाग के अलग-अलग में रख दिया जाता है, और आमतौर पर डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण धातुएं और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं। अच्छा, कुछ समझ में आया है क्या मैंने कहा अभी तक? नहीं समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर आपको देखो एक फिगर के बारे में भी बताया गया है। ये पूरा है जो है डी एंड एफ ब्लॉक का सिस्टम। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे। अब जैसे बात करते हैं कि ये कहता क्या है? जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व कहते क्या? डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व ये संक्रमण तत्व है। जैसे वे तत्व जिनके परिणाम जो मतलब परमाणु में आने वाली जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व कक्ष में भरे जाते हैं, तो इन तत्वों में जो है क्या होता है, n-1 डी उपकोष आंशिक भरा होता है, और या इनमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है n-1 डी अपकोष में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और ये जो है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। समझ में आता है? जिससे डी ब्लॉक का तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व जो है द्विगा-आगार आवर्ती सारणी में 5 व पी ब्लॉक जो 5 ए पी ब्लॉक जो तत्वों को मध्य में पाए जाते हैं, और ये जो है संक्रमण तत्वों की 4 पंक्तियाँ अर्थात 3D, 4D, 5D व 6D प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त होती है। इसमें जो है काफ़ी सारी श्रेणियाँ आती है। प्रथम क्रम की श्रेणी हो गया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हो गया, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ हो गया, ठीक है? थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके आपका आता है, तो हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। देखो पूरा फिगर में जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो दी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक, जो अभी मैं आपको ट्रांजिशन के बारे में बता रहा था कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक। अब जैसे दी दी डी ब्लॉक occupies the central portion of the periodic table situated between the s block and p block element. Within these sections, the d orbital of the penultimate energy level of atom expert electron, leading to the emergence of 4 rows of transition matter. जैसे यहाँ पर जो है 4 रोज़ कौन-कौन से थे? 3D, 4D, 5D, 6D। इन सभी को हम डिटेल से जान लेंगे क्या-क्या चीज़ें कहलाती हैं। फिर इसी में हम जो है देखो, इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ब्लॉक के। अच्छा, ये चारों को हम पढ़ लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे फिर चलेंगे। जैसे हम 4 ब्लॉक कौन-कौन से? मान लो प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहते हैं? जैसे इस श्रेणी में होता क्या है, इस श्रेणी को हम 3D श्रेणी कहते हैं, और इस श्रेणी में लगभग 10 एलिमेंट होते हैं, 10 तत्व होते हैं, ठीक है? और परमाणु संख्या जो है इसमें लगभग 21 से 30 तक की होती है, 21 से 30 तक की होती है,
और जैसे इसमें परमाणु क्रम कौन-कौन सी है बताएँ? तो आइए जैसे अब मान लो कि ये जो आपको दिख रहा था, हाँ, तो इसमें शायद होगा, जो आपको परमाणु तत्व है कहाँ से कहाँ तक का है? 21 है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये जितने भी आपको देखो 21 से 30 तक के दिख रहे हैं, प्रथम क्रम संक्रमण श्रेणी के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्व आते हैं। और इनमें जो है अपूर्ण 3D अवकोष होते हैं और जबकि यहाँ पर 48 कक्ष में 2 अथवा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है और इस श्रेणी को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना होता है 3D 3D 1-10 ठीक है 3D 1-। तो ये जो है आपको याद रखना है। एक आता है आपका सेकंड नंबर का यानी द्वितीय द्वितीय श्रेणी ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब इस श्रेणी को हम 4th डी कहेंगे, 4th डी श्रेणी कहेंगे। इस श्रेणी में भी लगभग 10 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें परमाणु संख्या जो है कितना से कितना तक का होता है 39 से 48 तक का। तो ये रहा 39 वाई, ज़ेड-आर, एन-बी, एम-ओ, टी-सी, आर-यू, आर-एच, पी-डी, ए-जी, सी-डी ये लगभग जो है 39 से 40 तक के सेकंड श्रेणी आते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है? और इनमें अपूर्ण जो है 4D होता है और इसमें श्रेणी समान जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लगभग 4D 1-10 से लगभग 58 तक का होता है। यानी 58 तक के इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं। एक होता है आपका थर्ड श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उसमें क्या होता है ना कि इसमें लगभग 5 डिस्क को हम कह देंगे और इसमें जो है लगभग 10 एलिमेंट इसमें भी हैं और ये लगभग जो है 57 से लेकर जी हाँ, 57 से 72 तक और 72 से फिर जो है 80 तक का ये पूरा जो है कवर होता है। ठीक है? 57 से 72 फिर 72 से 80 तक का। तो ये जो है आपका तीसरा संक्रमण श्रेणी आता है और ये हमें याद रखनी पड़ेगी। एक आता है चौथा नंबर का, तो चौथा नंबर में जो श्रेणी क्रम आती है वो कहाँ से कहाँ तक की है? तो इसमें लगभग 6D इसको कह देंगे और इसमें भी 10 एलिमेंट्स आते हैं और 10 एलिमेंट्स आने के बाद इनमें कौन-कौन सी है जो तत्व आते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें कौन-कौन सा आएगा पता है? इसमें आएगा आपका 89 89 आएगा। 89 आएँगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 89 आएगा और प्लस आपका 89 में जैसे एसी आ जाता है, ये रहा 89। फिर आपका जैसे बात करते हैं 104 अच्छा 104 कहाँ है देख लो, ये रहा 104 आरएफ आ गया। 105 इसमें आएगा, 106 आएगा, 107, 108, 109, 110 ठीक है? इस तरह से करके 111 टोटल और फिर लास्ट में जाके 112 ठीक है? तो ये टोटल जो है आपके इसके विन्यास मतलब इनके जो है तत्व आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हैं। तो जितने भी हमने संक्रमण तत्व देखे हैं, तो संक्रमण तत्वों को आवर्ती सारणी में रखा जाता है, ठीक है? जैसे एसपी ब्लॉक कह देंगे, ठीक है? इनमें एसपी और एस एंड पी के ब्लॉक के मध्य के बीच में इनको रखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम समझ रहे थे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? चलो चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट टाइपिकली फॉलो द पैटर्न n-1 ठीक है? d टू द पावर 1-10 ns टू द पावर 0-2 अब जैसे ये संक्रमण ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? जैसे यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा ऐसा है कि इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुल कितना होता है? इतना होता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है -n-1 d जो है वो आंतरिक व कक्षों को प्रदर्शित करता है। और जैसे हम क्लास 12 के तत्व जैसे हम पढ़ते हैं, Zn पढ़ते हैं, Cd पढ़ते हैं, Hg पढ़ते हैं, तो ये सब सामान्य अथवा आयनिक होते हैं। किसी भी अवस्था में ये जो है केवल एक ही कोष आपूर्ण होते हैं और ये जो है संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अब संक्रमण तत्व के सामान्य काफ़ी सारे लक्षण हैं, जैसे कि सभी संक्रमण तत्व जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट का वही बात करें तो संक्रमण धातुएँ एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ में प्रदर्शित करते हैं। ये मिश्र धातु व आंतरकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। समानतः इन तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है और इनकी जो है क्रियाशीलता एस एंड पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होती है। इसमें मकड़ी को छोड़कर जो कमरे के ताप पर द्रव हैं अन्य सभी संक्रमण तत्व ठोस हो जाते हैं और ये जो है सभी तत्व
कठोर आधारवर्णीय तन्य उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और ये सभी तत्व जो है तत्व धातु जो है तथा इनमें धन विद्युत गुण होते हैं और इनके आयन संकुलन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है। तो ये सारी चीजें जो है आपके इसमें तत्व के बारे में, इसमें लक्षणों के बारे में बताई गई है। इसमें धात्विक लक्षण आता है, इसमें प्रवृत्ति संयोजकता आता है, रंगीन आयन आते हैं, ये सारी चीजें आती है। अभी हम जो है प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ें तो डी ब्लॉक के सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई गई है कि दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट सेवरल जनरल प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें जितने प्रॉपर्टीज दिए गए वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे पहला जो आपको देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ड्यू द एबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजीली लॉस्ट और गेन इन केमिकल रिएक्शन। जैसे बात करें तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं संक्रमण धातुएं की डी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के कारण कई ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आसानी से खोया या प्राप्त कर सकते हैं। वही formation of colored compound, many transition metals compound displays vivid color due to d electron transition which can emit specific wavelength of light। जैसे कि रंगीन यौगिक का निर्माण होना, जैसे कई संक्रमण धातु जो है यौगिक डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण चमकीले रंग प्रदर्शित करते हैं जो प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं। भाई इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, जैसे इसमें जो उत्प्रेरक गतिविधि नहीं जटिल आयनों का जो है निर्माण कैसे होता है, जैसे कि संक्रमण धातु है, जैसे जैसे संक्रमण धातु कौन सा हो गया, जैसे बात कर लेते हैं हम लिंगेड। लिंगेड अब अणुओं या आयनों के साथ समन्वय करके आसानी से जटिल आयन बनाती है जो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्मन दान करते हैं। और उत्प्रेरक गतिविधियां इसमें क्या है, जैसे कैटलिस्ट एक्टिविटी क्या है, कैटलिस्ट एक्टिविटी ट्रांजिशन मेटल ऑफ्टन एक्ट एज कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। अब जैसे इसका मतलब ये है कि उत्प्रेरक गतिविधियां जैसे संक्रमण धातु अक्सर प्रतिक्रिया प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण अवस्था को बदलने की अपनी क्षमता के कारण विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और एक मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी इसका होता है, यानी अनुचुंबकता। अब आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले संक्रमण धातु आयन प्राप्त करते हैं, आयन अनुचुंबकीय होते हैं जो उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। इसमें इसका डेंसिटी होता है जो उच्च गलनांक पर होता है, ठीक है। इसमें हम डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मेलिबिलिटी और देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी के मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, डेंसिटी, इसका कैसा घनत्व जिसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज यानी मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे कैसे होता है इसमें, ये सारी चीजें हमें इसमें दर्शाई। इसको आपको सबको पढ़ना है। अब जैसे बात करते हैं उत्प्रेरण में महत्व यानी इम्पोर्टेंस इन कैटलिसिस। जैसे दी ट्रांजिशन मेटल आर एसेंशियल कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन गिवन एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल एक्सेलरेट रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एक्टिव सरफेस फॉर रिएक्टेंट एनहांसिंग रिएक्शन रेट्स एंड एफिशिएंसी। जैसे कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के बीच संक्रमण करने की अपनी क्षमता के कारण संक्रमण धातुएं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक उत्प्रेरक होते हैं। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे संक्रमण धातुएं अभिकारकों के लिए सक्रिय सतह प्रदान करके अभिक्रियाओं को तीव्र करती है और जिससे अभिक्रिया जो है दर और क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें एक होता है हैम्बर प्रोसेस, जैसे कि हैम्बर प्रक्रिया, जैसे इसमें लोहा है, लोहा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन सभी के अणुओं को प्रतिक्रिया करने और कुशलता पूर्वक अमोनिया का उत्पादन करने के लिए सतह प्रदान करके अमोनिया संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है हैबर प्रक्रिया। एल्कीनो का इसमें हाइड्रोजन यानी ये हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन्स क्या है। अब एल्कीनो का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है, जैसे एक निकेल होता है, निकेल एल्कीन हाइड्रोजन दोनों अणुओं को अवशोषित करके एल्केनो
में एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण को उत्प्रेरित करता है जिससे उनकी योग्यता अभिक्रिया सुगम हो जाती है। एक होता है संपर्क प्रक्रिया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। वेनेडियम वी Vanadium V oxide act as a catalyst in sulfuric acid production, speeding up the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide by atmospheric oxygen। जैसे संपर्क प्रक्रिया, वेनेडियम भी ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण की गति बढ़ाता है। अब जैसे संक्रमण तत्वों की यौगिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या क्या है, आइए जानते हैं। Important compound और transition elements are listed below। जैसे पोटेशियम डिक्रोमेट, अब जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्या है, अब डाइक्रोमेट पोटेशियम K2Cr2O7। अब ये सब का उपयोग जैसे उपयोग ऐसे लेदर इंडस्ट्री चमड़ा उद्योग में होता है और इसकी जो है गतिशीलता शक्तिशाली ऑक्सीकरण क्षमताओं के कारण एंजो यौगिक तैयारी में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। इसमें एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, ठीक है, यानी एक प्रबल ऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, कपड़ा विरंजन, तेल विरंजन में किया जाता है। इसकी विशेषता इसका आकर्षण, बैगनी रिंग और तापमान के साथ बदलते चुंबकीय गुण है। फेरस सल्फेट यानी FeSO4, widely used in medicines and agriculture, it is an iron supplement for treating anemia and a soil amendment of for enhancing crop yield by correcting iron deficiency in plant। फेरस सल्फेट होता क्या है, फेरस सल्फेट का मतलब जैसे कि चिकित्सा और कृषि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एनीमिया के इलाज के लिए एक लौह पूरक है और पौधों में लोहे की कमी को ठीक करके फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक मृदा संशोधन। कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, अब नोट्स फॉर इट ब्लू कलर। कोबाल्ट क्लोराइड फंक्शन एज ह्यूमिडिटी इंडिकेटर in desiccant it undergoes reversible hydrogen reaction to change color in response to varying humidity level। कोबाल्ट क्लोराइड अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। कोबाल्ट क्लोराइड अवशोषण पदार्थों में आर्द्र सूचक के रूप में कार्य करता है और यह जो है सांद्रता के विभिन्न स्तरों को के अनुसार रंग बदलने के लिए प्रवृत्ति जलयोजन अभिक्रिया से गुजरता है। ठीक है, चलिए दी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक, D ब्लॉक समझे, अब F ब्लॉक समझते हैं। तो दी F ब्लॉक एलिमेंट comprise two series of element, एक तो lengthens also known as lanthonous and the actins also known as actinous। These elements encompass 28 elements from atomic number 58 to 71 and from atomic number 90 to 103 arrayed in two horizontal rows below the main body of the periodic table। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक तत्वों में विभिन्न मतलब तत्वों की जो दो श्रृंखलाएं इसमें शामिल है, लैंथोनॉइड जिन्हें हम लैंथनोन भी कहते हैं, एक एक्टिनोइड जिन्हें हम एक्टॉन्स भी कहते हैं। इनमें तत्वों में परमाणु संख्या लगभग जो है 58 से 71 और परमाणु संख्या फिर से 90 से 103 तक के 28 तत्व शामिल होते हैं जो आवर्ती सारणी के मुख्य भाग नीचे के दो क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जिसे कहा जाता है इसमें कि एफ ब्लॉक तत्व जो है वे होते हैं जिनमें एफ ऑर्बिटल होते हैं। एफ कक्ष एफ जो तत्व वो होते हैं जो एफ कक्षों इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं और इन तत्वों में आमतौर पर एक कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या 1 से 14 तक की होती है और साथ ही अंतिम ऊर्जा जो है स्तर के डी कक्षक और सबसे बाहरी कक्षक 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एफ एलिमेंट की बात हो रही है तो एफ ब्लॉक तत्वों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड। इन तत्वों की इस ब्लॉक को आमतौर पर आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है क्योंकि यह आवर्ती सारणी में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्वों के बीच की खाई को पाटने में अपनी भूमिका निभाता है और छठी और सातवीं पंक्तियों के भीतर एक संक्रमण प्रदान करता है। आगे चलते हैं आपका दी टू सीरीज विद इन द एफ ब्लॉक करस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ 4f एंड 5 ऑर्बिटल। जैसे कहता है कि एफ ब्लॉक के भीतर ये दो श्रृंखलाएं 4 और 5 कक्षों के भरने के अनुरूप है और एफ जो 4f श्रृंखला है वो सी से एलयू तक फैली हुई है।
इसमें 14 तत्व शामिल हैं जबकि 5F श्रृंखला है। तो TSD से LW तक फैली हुई इसमें जो 14 तत्व शामिल होते हैं, इन तत्वों की विशेषता प्रत्येक श्रृंखला के भीतर F कक्षों के क्रमिक भरने से होती है। लैंथोनॉइड्स के गुण क्या-क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथोनॉइड, ये क्या होता है? नरम चांदी होते हैं और सफेद धातुएँ होती हैं। टेंड टू डल एंड लूज़ ब्राइटनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब हवा के संपर्क में आने पर ये फीके पड़ जाते हैं और चमक खो देते हैं। इसमें गलनांक जो होता है 1000 से 12000 केल्विन तक का होता है। सेमेरियन जो है इसमें लगभग कितना 1623 केल्विन तक का होता है। सेमेनियन को मतलब छोड़कर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे वाहक हैं। इसमें मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव एक्सपेक्ट प्रोमेथियम, यानी इसमें जो है एक प्रोमेथियम को छोड़कर अधिकांशता इसमें ज़्यादा जो होती है वो गैर रेडियोधर्मी ही होती है। ठीक है? चलो, exhibit lanthanide concentration with decreasing atomic and ionic radius from lanthanum to lutetium। जैसे यहाँ पे बात करेंगे लैंथेनियम है ल्यूटेनियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्या में कमी के साथ लैंथेनॉइड संकुचन प्रदर्शित करता है। अब जो एक और आता है प्रॉपर्टी, जो है प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड्स। ये क्या होता है? ये सिंपल सा बात समझो। ये जो है आपका इसमें सिल्वरी चांदी जैसा मतलब रूप होता है इसका। सबसे पहले ये रेडियोधर्मी प्रवृत्ति होता है, रिएक्टिव एक्टिव नेचर का होता है, अत्यधिक ये प्रतिक्रियाशील होता है। मुख्यतः इसमें जो है मुख्यतः जब सूक्ष्म रूप से विभाजित किया जाता है। और ये एक्टिनियम में लॉरेंशियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्या में एक कमी के साथ एक्टिनॉइड संकुचन प्रदर्शित करता है। और मुख्य रूप से बात करें तो प्लस थ्री की ऑक्सीकरण अथवा जो अवस्था प्रदर्शित करते इसमें होती है। हालांकि श्रृंखला के पहले भाग में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं आम है। ठीक है? तो ये जो है हमारी बात कही जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में। तो आखिर यहाँ तक हम जो है जितना पढ़ चुके हैं पूरा डीएनए ब्लॉक सिस्टम के पूरा चैप्टर को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगला क्लास को लेकर। बाय, जय हिंद।